शिखर महान बुद्धिमान युद्ध शुरू हो चुका है। प्रतिभागियों को किसी भी ग्रेड के हथियार चुनने की स्वतंत्रता है, चाहे वह पहला ग्रेड हो या 5वां ग्रेड, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी उन्हें पूर्णता के साथ अनुकरण कर सकती है। चूंकि ये हथियार वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं, भले ही प्रतिभागियों के पास वास्तविक जीवन में इन्हें खरीदने के साधन न हो, उन्हें नए हथियारों के अनुकूल होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। वे वर्चुअल यूनिवर्स किलिंग फील्ड में कभी भी कहीं भी प्रशिक्षण ले सकते हैं ताकि इन नए हथियारों से परिचित हो सकें। तो आप सोच सकते हैं, चूंकि प्रतियोगी शक्तिशाली 5वीं ग्रेड के हथियारों का विकल्प चुन सकते हैं जिनमें जबरदस्त विनाशकारी शक्ति होती है, फिर भी कोई कम पावर वाले निचले ग्रेड के हथियार क्यों चुनेगा? सबसे पहले मैं आपको हथियारों के ग्रेड का संक्षिप्त परिचय दूं। पहले ग्रेड के जेनेटिक ऊर्जा हथियार गृहस्तरीय योद्धाओं के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि पहले ग्रेड के आत्मिक हथियार गृहस्तरीय आत्मिक मास्टर्स के लिए उपयुक्त होते हैं। दूसरे ग्रेड के जेनेटिक ऊर्जा हथियार सितारीय स्तरीय योद्धाओं के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि दूसरे ग्रेड के आत्मिक हथियार सितारीय स्तरीय आत्मिक मास्टर्स के लिए उपयुक्त होते हैं। इसी पैटर्न को जारी रखते हुए 5वीं ग्रेड के जेनेटिक ऊर्जा हथियार विश्व मास्टर स्तरीय योद्धाओं द्वारा धारण किए जाते हैं और 5वीं ग्रेड के आत्मिक हथियार विश्व मास्टर स्तरीय आत्मिक मास्टर्स द्वारा उपयोग किए जाते हैं। आप नहीं जानते होंगे कि सामान्यतः साधक डोमेन मास्टर स्तर पर पहुंचने पर मौलिक कानूनों को समझना शुरू करते हैं। साधक की आक्रमण शक्ति को बढ़ाने के लिए हथियारों के निर्माण के समय कालिकलाकार अस्पष्ट और कठिन से समझने वाले कानून रूनों को उत्कीर्ण करते हैं। इसलिए चौथे ग्रेड के जेनेटिक ऊर्जा हथियार जो डोमेन मास्टर योद्धाओं के लिए उपयुक्त होते हैं, अक्सर ये रून रखते हैं, जबकि 5वीं ग्रेड के जेनेटिक ऊर्जा हथियारों में अधिक गहरे रून सतह पर होते हैं। इसलिए मौलिक कानूनों को समझे बिना उच्च ग्रेड के जेनेटिक ऊर्जा हथियारों का उपयोग करना सितारीय स्तरीय योद्धाओं के लिए केवल बहुत कठोर धातु पकड़ने के समान है। इससे यह हो सकता है कि वे इन हथियारों का लचीले ढंग से उपयोग न कर सकें या यहाँ तक कि उनकी बुनियादी शक्ति को भी नहीं उभार सकें। इसके अलावा चूंकि विश्व मास्टर्स के पास अपनी आंतरिक दुनिया होती है, इसलिए कई 5वीं ग्रेड के जेनेटिक ऊर्जा हथियारों को आंतरिक दुनिया की शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे सितारीय स्तरीय व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते। इसलिए वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी प्रतिभागियों को सलाह देती है कि वे अपनी क्षमताओं के भीतर कार्य करें और अपने लिए उपयुक्त हथियार चुनें, बजाय इसके कि उच्च ग्रेड के हथियारों का अंधाधुंध पीछा करें। जेनेटिक ऊर्जा हथियारों के विपरीत आत्मिक हथियार आमतौर पर कई रूपों में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए लो फेंग का तीसरे ग्रेड का आत्मिक हथियार सोरिंग शटल कम से कम 3 रूपों में होता है। प्रत्येक ग्रह, सितारीय और ब्रह्मांड स्तर के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए आत्मिक हथियारों का ग्रेड आत्मिक मास्टर्स के लिए संबंधित स्तर और उससे नीचे के लिए होता है। इसका मतलब है कि ग्रह से ब्रह्मांड स्तर तक के आत्मिक मास्टर्स सोरिंग शटल का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते उनकी आत्मिक शक्ति की आयाम पर्याप्त हो ताकि वे संबंधित रूप को तैनात कर सकें। जेनेटिक ऊर्जा हथियारों की तरह तीसरे ग्रेड और निचले आत्मिक हथियार आमतौर पर मौलिक कानूनों की समझ की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि तीसरे ग्रेड और निचले हथियारों का उपयोग करना आसान होता है और उपयोगकर्ताओं को उनकी शक्ति को पूरी तरह से दोहन करने में सक्षम बनाता है, यहाँ तक कि इसे अपनी पूरी सीमा तक धकेलने में। यह केवल उन उपयोगकर्ताओं पर लागू होता है जिन्होंने मौलिक कानूनों को बिल्कुल नहीं समझा है। एक बार जब उपयोगकर्ता मौलिक कानूनों की समझ की सीमा को पार कर लेते हैं, चाहे उनकी समझ कितनी भी गहरी हो, वे इन नियमों की शक्ति को अपने हथियारों में पूरी तरह से एकीकृत नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि निचले ग्रेड के हथियारों में चौथे और 5वीं ग्रेड के हथियारों की सतह पर उत्कीर्ण जटिल कानून रूनों का अभाव होता है। इसलिए जब उपयोगकर्ता मौलिक कानूनों की शक्ति को प्रकट करते हैं, वे निचले ग्रेड के हथियारों के साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बिठा सकते, जिससे उनकी आक्रमण शक्ति अपनी अधिकतम क्षमता तक नहीं पहुंच पाती। क्या आपको याद है जब गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट ने ब्रह्मांड स्तर को पार कर लिया था और लो फेंग ने अपना खुद का डोमेन प्राप्त किया था, मौलिक कानूनों को समझना शुरू कर दिया था? इसने लो फेंग को आसानी से सोरिंग शटल का उपयोग करके स्वॉर्डफिश फॉर्मेशन को निष्पादित करने में सक्षम बना दिया। डोमेन और मौलिक कानूनों की सहायता से केवल स्वॉर्डफिश फॉर्मेशन ने ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य के भीतर लो फेंग को सितारीय स्तरीय व्यक्तियों में अजेय बना दिया। दुर्भाग्यवश सोरिंग शटल केवल तीसरे ग्रेड का आत्मिक हथियार है जो स्वॉर्डफिश फॉर्मेशन में मौलिक कानूनों की शक्ति को पूरी तरह से एकीकृत करने में असमर्थ है। इसलिए जब लो फेंग ने विंडमिल का सामना किया तो केवल स्वॉर्डफिश फॉर्मेशन पर निर्भर करना जीत हासिल करने के लिए अपर्याप्त साबित हुआ। आप शायद नहीं जानते कि विंडमिल एक आत्मिक मास्टर है जिसने पहले ही मौलिक वायु कानून की सीमा को पार कर लिया है। उन विरोधियों का सामना करते समय जिन्होंने भी इस सीमा को पार कर लिया था, लो फेंग का डोमेन और मौलिक स्वर्ण कानून की शक्ति महत्वपूर्ण लाभ नहीं दे पाई और यहाँ तक कि उसे एक अवधि के लिए नुकसान में डाल दिया। अगर लो फेंग इस प्रतियोगिता से विजयी होना चाहता है तो उसे यान शेन आर्मामेंट का उपयोग करना होगा। आप नहीं जानते होंगे कि यान शेन आर्मामेंट सामान्य 5वीं ग्रेड के आत्मिक हथियारों से कहीं आगे निकल जाता है।
इसका कारण यह है कि यह अंतरिक्ष के कानून और स्वर्ण के कानून के मेल से निर्मित होता है। इसलिए जब लो फेंग मौलिक स्वर्ण कानून की शक्ति का उपयोग करता है, यह यान शेन आर्मामेंट के साथ सहजता से एकीकृत हो जाता है, जो निष्पादित तकनीकों को जबरदस्त शक्ति प्रदान करता है, जो इसके दिव्य हथियार के रूप में इसके उपनाम को सही ठहराता है। अगर लो फेंग अपने डोमेन के साथ मौलिक स्वर्ण कानून की शक्ति का उपयोग करता है, तो यान शेन आर्मामेंट द्वारा प्रदान की गई विस्तारित शक्ति साधारण ब्रह्मांड स्तर के एक शक्तिशाली व्यक्तियों को हराने के लिए पर्याप्त है। यान शेन आर्मामेंट की शक्ति खुद ब खुद बोलती है। सोरिंग शटल और यान शेन आर्मामेंट के अलावा लो फेंग जल्द ही डार्क क्लाउड शटल नामक उड़ान में विशेषज्ञता प्राप्त 5वीं ग्रेड के आत्मिक हथियार को प्राप्त करेगा। निस्संदेह आत्मिक मास्टर्स को समूह युद्धों में एक स्पष्ट लाभ होता है। वे विरोधियों से दूरी बनाए रखने के लिए उड़ान आत्मिक हथियारों की उड़ान गति का लाभ उठाते हैं और कई हथियारों के साथ हमलों का संचालन करते हैं। हालांकि कई प्रतिभाओं के बीच ऐसे लोग अनिवार्य रूप से उभरते हैं जिन्होंने मौलिक अंतरिक्ष कानून की सीमा को पार कर लिया है, या योद्धा जो अपनी गतिविधियों में वायु कानून को सहजता से एकीकृत करने में निपुण होते हैं। इसलिए जब लो फेंग ऐसी प्रतिभाओं का सामना करता है, केवल तीसरे ग्रेड के उड़ान आत्मिक हथियार सोरिंग शटल पर निर्भर करना कोई गति लाभ प्रदान नहीं करता है, और यहाँ तक कि विरोधियों को निकट आने में मदद कर सकता है, जो आत्मिक मास्टर्स के लिए अत्यंत हानिकारक है। ध्यान दिया जाना चाहिए कि आत्मिक मास्टर्स लंबी दूरी के हमलों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, न कि नजदीकी मुकाबले के लिए। इसलिए बाबाटा की सिफारिश पर लो फेंग ने डार्क क्लाउड शटल खरीदा और अपनी चपलता को बढ़ाने के लिए इसके उपयोग में महारत हासिल करने के लिए मेहनत की। आप नहीं जानते होंगे कि उपन्यास में सोरिंग शटल और डार्क क्लाउड शटल दो अलग अलग आत्मिक हथियार हैं। सोरिंग शटल एक आत्मिक हथियार के रूप में कार्य करता है जो उड़ान, रक्षा और आक्रमण को एक साथ कर सकता है। इसके विपरीत एक बहुउद्देशीय आत्मिक हथियार किसी भी एकल कार्य को अपनी अधिकतम सीमा तक अनुकूलित नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए समान ग्रेड के आत्मिक हथियारों में सोरिंग शटल की उड़ान गति में वृद्धि किसी भी आत्मिक हथियार के मुकाबले कम होती है जो विशेष रूप से उड़ान के लिए अनुकूलित हो। इसलिए लो फेंग को उड़ान में विशेषज्ञता प्राप्त आत्मिक हथियार की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से लो फेंग के लिए, जिसने पहले ही मौलिक कानूनों की सीमा को पार कर लिया है, एक तीसरे ग्रेड का उड़ान आत्मिक हथियार उसकी उड़ान गति को अधिकतम नहीं कर सकता। इसलिए 5वीं ग्रेड का उड़ान आत्मिक हथियार डार्क क्लाउड शटल एक बेहतर विकल्प साबित होता है। हालांकि टीजर से यह स्पष्ट है कि उत्पादन टीम ने डार्क क्लाउड शटल को पूरी तरह से नए रूप में प्रस्तुत करने के बजाय सोरिंग शटल को बढ़ाने का विकल्प चुना। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यह दृष्टिकोण वास्तव में बुद्धिमानी है, क्योंकि यह पात्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा संसाधनों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाता है। ऐसी कार्रवाई पूरी तरह से समझ में आती है। आखिरकार एनिमेशन उपन्यास से भिन्न है, जहां लेखक शब्दों के माध्यम से किसी पात्र के रूप या हथियारों को स्वतंत्र रूप से बदल सकते हैं। एनिमेशन उत्पादन में डिजाइन और मॉडलिंग के लिए काफी वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है। कुछ सेकंड के एनिमेशन को तैयार करने के लिए घंटों श्रम की आवश्यकता हो सकती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विशेष रूप से स्वालोड स्टार जैसे एनिमेशंस के लिए इसकी गुणवत्ता को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्पादन टीम ने तकनीकी उन्नयन की दिशा में अपने बजट का बड़ा हिस्सा आवंटित किया। निस्संदेह कई एनिमेशंस के बीच स्वालोड स्टार ने उत्कृष्ट तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया है, जो इसे शीर्ष श्रेणी का पहचान दिलाता है। सीमित धन को ध्यान में रखते हुए अगर मुझे तकनीकी उन्नयन और रूप या हथियारों के परिवर्तन के बीच चयन करना पड़े तो मैं पूर्व को चुनूंगा। आप कैसे निर्णय लेंगे? अपनी विचारधारा को टिप्पणी अनुभाग में साझा करने में संकोच न करें। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।